जी, तो हमारे पास कुछ चीजें यहां पर अगर हम यहां तक देखें, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं और इसको सिर्फ एक दफा मैं पढ़ देता हूं ताकि इसमें अगर कोई ऐसी चीज, ऐसी टर्म ऐसी आ जाए कि जो स्टैंडर्ड की टर्म हो और हमारा सीखना जरूरी है। लिखा हुआ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर कंपनीज लॉन्ग टर्म टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर हो गया। टेंजिबल का मतलब भी पता है, that are vital of business operations and cannot be easily liquidated। जो easily liquidate होते हैं ना वो करंट एसेट होते हैं, याद रखें। easily liquidate किसे कहते हैं? easily convertible to cash। जो आपको 12 महीनों के अंदर अंदर कैश प्रोवाइड कर दें, करंट एसेट या लिक्विड एसेट कहलाते हैं। जो ज्यादा जल्दी करेंगे वो मोर लिक्विड होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास डेटर्स हैं, आपको पता है डेटर्स आपका एसेट है, वो आपको क्या साल बाद पैसे देते हैं? वो तो 10, 15, 20, 25 दिन बाद पैसे दे देते हैं। जितना होल्डिंग टाइम कम होगा उतना फायदा हो, सॉरी कलेक्शन टाइम, जितना कलेक्शन टाइम कम होगा उतना फायदा है डेटर्स का। तो डेटर्स का मैक्सिमम टाइम कितना बना? 90 दिन। 90 दिन से बाद तो खतरनाक हो जाते हैं ना। तो इसका मतलब है डेटर्स हमारे लिक्विडेट एसेट है। लेकिन हमारा जो प्लांट होता है, क्या वो हमें एक ही साल के अंदर सारा कैश जनरेट करके दे देगा? वो ओवर द 10 ईयर जनरेट करके देगा। इसका मतलब है वो इजीली लिक्विडेट स्टॉक हमारा इजीली लिक्विडेट है या नहीं? वो 12 महीनों के अंदर सेल होने के चांसेस हैं। कैश तो हमारा है ही लिक्विड, बैंक हमारा लिक्विड। तो नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैन नॉट बी इजीली लिक्विडेटेड। मतलब वो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते। वो 10 सालों में कैश जनरेट कर देते हैं, 20 सालों में, 50 सालों में, जितनी उनकी लाइफ होती है। उसके बाद वो कहते हैं पीपी की डेफिनेशन, कहते हैं हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंटल टू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। होगी डेफिनेशन पूरी। 4 पर्पस पढ़े थे। ऐसा एसेट जो टेंजिबल हो, held by the business हो, for the purpose of production, rental to others, supplying of goods to others, admin purpose, and expected to be used more than ये है पीपीई की डेफिनेशन। कहते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? वही बात इंपॉर्टेंट जो आपने पीआरसी में पढ़ी थी। पीआरसी में एक चीज पढ़ी थी, क्या सारे नॉन करंट एसेट पीपीई होते हैं? क्या सारे पीपीई नॉन करंट एसेट होते हैं? यस, सारे पीपीई नॉन करंट एसेट होते हैं, बट सारे नॉन करंट एसेट जरूरी नहीं कि पीपीई हो। वो जो इनटैंजिबल होते हैं ना, वो आईएस 38 में जाते हैं। कुछ और भी नॉन करंट एसेट होते हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाते हैं। तो यहां पर देखिए, कहते हैं इनटैंजिबल एसेट जैसे पेटेंट, सॉफ्टवेयर, इनटैंजिबल एसेट्स डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस एंड देयरफॉर क्लासिफाइड एज सेपरेट। हैं ये लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर लाइफ है इनकी। लेकिन हम इसको IS 16 में नहीं लेते, इसको हम लेते हैं IS 38। फिर वो कहता है इन्वेंट्री भी तो एसेट है। इन्वेंट्री भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो सकती है, रॉ मटेरियल, लेकिन उसमें क्या मसला है? वो करंट है, वो मोर देन 1 ईयर। इसलिए वो कहते हैं इन्वेंट्री यूजुअली हैव फिजिकल सब्सटेंस डिफर फ्रॉम पीपी बिकॉज दे आर हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पता चल गया कि आपका IS 2 पीपी से अलग क्यों है और IS 38 पीपी से अलग क्यों है? IS 38 क्यों अलग है? क्योंकि उसका टेंजिबल नहीं है और हमारी डेफिनेशन में टेंजिबल का लफ्ज है। और IS 2 टेंजिबल तो होते हैं, लेकिन उसमें क्या चीज है? वो रीसेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे नेक्स्ट कहते हैं देयर कॉर्पोरेट ऑफिस आर पीपी बट द हाउसेस, यहां पर देख लें द सेम गोज फॉर रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब पता है? ये जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, जो प्लॉट या घर बनाकर बेचते हैं। अब एक घर है, एक बंदा रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो पीपीई है।
एक बंदा उसको बेचता है, कुछ घर खरीदता है फिर बेच देता है, खरीदता है बेच देता है, हालांकि ये नॉन करंट एसेट है सारा कुछ ऐसे, लेकिन वो किस मकसद के लिए? ऑन यूज के लिए नहीं, रीसेल के लिए। ऑन यूज के लिए होगा पीपीई, रीसेल के लिए होगा IS2 इन्वेंट्री। यहां पर देखें वो कहता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है, यहां पर देखें, द प्लांट एंड मशीन यूज टू प्रोड्यूस द मशीन फॉर द सेल इज पीपी। यहां पर देखें द प्लांट एंड मशीन यूज टू प्रोड्यूस द मशीन, वो प्लांट एंड मशीनरी जो एक मशीन को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो मशीन है जो प्रोड्यूस हो रही है, वो इन्वेंट्री जो प्रोड्यूस कर रही है वो नॉन करंट एसेट। जो मशीन प्रोड्यूस हो रही है वो इन्वेंट्री है, वो रीसेल के लिए है, लेकिन जो कर रही है उसको वो हमारा पीपी हो, और उसकी डेप्रिसिएशन किधर ऐड होती जाएगी? उसकी वो मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड होती जाएगी। आगे द सेम गोज फॉर द रियल एस्टेट बिजनेस, देयर कॉर्पोरेट ऑफिस आर पीपीई बट द हाउसेज दे सेल आर इन्वेंट्री। कहते हैं जो उसका उनका ऑफिस है क्या वो भी सेल पर्पस के लिए होता है? जिस जगह उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है वो पीपीई है, लेकिन जो घर बना रहे हैं लोगों के लिए वो IS2 है। तो ये उसने एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिया। रिकग्निशन क्राइटेरिया मैं पढ़ा ही देता हूं तो ऐसे ही वापस हमें आना पड़ेगा। रिकग्निशन क्राइटेरिया की डेफिनेशन पहले सुन लें, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, हर नॉन करंट एसेट्स का रिकग्निशन क्राइटेरिया यही है, सिर्फ पीपी का नहीं, हर नॉन करंट एसेट्स का रिकग्निशन क्राइटेरिया सेम है। क्या वो कहते हैं? रिकग्नाइज का मतलब मैंने समझाया था, किसी को याद है या भूल गया? क्या बताया था? मेजरमेंट का मतलब बताया था, वैल्यू कौन सी लिखनी है, अब किस दिन लिखनी है। कहता है जिस दिन उसका एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब उसको यूज करके जो बेनिफिट होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी। फ्लो टू द एंटिटी का मतलब पता है, एंटिटी को एक्सपेक्टेड है कि इसको मिलना है। एक मिनट, जी, एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी। मिसाल के तौर पर आपने एक एसेट खरीदा, जब वो आपके लिए अवेलेबल है, वो आपके कंट्रोल में है, लगता है उसका है ना चार्जिंग का इश्यू है, उसको बुला कर आना जल्दी आओ। फ्लो टू द एंटिटी से क्या मुराद होता है? एक्सपेक्टेड बेनिफिट, कि अगर आपके पास एसेट्स के कंट्रोल आ गए, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास है, चाहे आप इस्तेमाल करो या ना करो। एक और चीज, सबसे पहले एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, पहली शर्त एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी। दूसरी शर्त क्या होती है? नंबर 1, दूसरी शर्त बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल। कॉस्ट मेजर्ड, इसका मतलब क्या है? अगर आपके एसेट की पूरी कॉस्ट, मतलब पूरा तैयार हो गया, पूरी कॉस्ट फाइंड हो सकती है, आप बता सकते हो कि ये मेरा एसेट 5 लाख का है, इसका मतलब है आपकी कॉस्ट रिलायबल है। अगर आप कहते हैं जी इसकी कॉस्ट क्या है, कहते हैं जी 5 से 6 लाख के दरमियान में है, तो अभी कॉस्ट रिलायबल हो सकता है, इसके ऊपर अभी कुछ और कॉस्ट लगनी हो, रिलायबल नहीं है। कॉस्ट पूरी लग चुकी है, वो काबिल इस्तेमाल है, आप उसको अब इस्तेमाल करो, कर सकते हो, तो आप उसको अपना एसेट रिकॉग्नाइज कर लो, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड अब आपके हैं, आप उसको अपना एसेट रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज कर लो एज अ पीपीई। पहले हो सकता है
एक एसिड है, आप बिल्डिंग बना रहे हो, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आपका एसिड है, लेकिन पीपीई नहीं है। पीपीई के लिए क्या होगा, उसकी कॉस्ट तो पूरी हो, अभी तो चल रहा है, उसकी पूरी कॉस्ट अभी रिलायबल नहीं। तो दो शर्तें हैं, पहला उसका बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, और दूसरी शर्त कॉस्ट मेजर्ड। ये दो शर्तें पूरी होंगी, और उससे पहले एक सेंटेंस लिखा होगा जो स्टैंडर्ड ने लिखा है, एन एसिड रिकॉग्नाइज्ड एंड पीपीई इफ एंड ओनली इफ। ये वर्ड लिखना है, जब भी कोई एसिड की रिकॉग्निशन की बात करो तो आपने करना है एसिड्स रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट इफ एंड ओनली इफ। पहली शर्त एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी एसोसिएटेड विद दैट एसिड, और उसकी कॉस्ट मेजर्ड लायबल। ये बातें आपने दोनों हमेशा याद रखनी है। चेक कर ले जरा जी जनाब, यहां पर आइएगा, द कॉस्ट ऑफ एन पीपीई शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एन एसिड इफ एंड ओनली इफ। ये सेंटेंस आपने वैसे याद कर लेना कि जब भी किसी रिकॉग्निशन की बात हो ना, ये लाइन लिखनी है, बस ये चीज चेंज होगी, क्योंकि जिसका होगा वही लिखेंगे। It is probable that future economic benefit associated with that item will flow to the entity. ये चांस है कि उसका जो बेनिफिट मिलना है ना, अब उसी एंटिटी को मिलना है, और कॉस्ट ऑफ दैट आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इन दोनों में से अगर एक शर्त भी पूरी नहीं है ना, वो आपका एसेट तो हो सकता है, पीपीई नहीं हो सकता, क्योंकि जो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट होते हैं ना, वो भी हमारा एसेट होता है, उसको बोलते हैं सीविप, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल जो अभी पूरा ना हो ना, उसको पीपी नहीं बोलते, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली इंक्रीजिंग द, ये आपने उसमें भी पढ़ा हुआ है कि यहां पर लफ्ज क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट। यहां पर वही बात एक्सप्लेन की हुई है, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली इंक्रीज इन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट of any particular existing item of PP may be necessary to obtain the future economic from its other assets। इसका मतलब बताएं, कहता हो सकता है जो एसेट आपने खरीदा है वो डायरेक्टली आपको बेनिफिट ना दे रहा हो, वो किसी और केस में किसी और एसेट्स के लिए इस्तेमाल होकर कोई और एसेट हमें बेनिफिट दे रहा हो। मिसाल के तौर पर हमने एक प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन के लिए बिल्डिंग चाहिए होती है, और उस बिल्डिंग में प्लांट लगना है। अब हमें बेसिकली प्लांट ने प्रोडक्शन देनी है, बिल्डिंग नहीं देनी, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर ही तो प्लांट इंस्टॉल होगा। प्लांट इंस्टॉल होगा, बिल्डिंग लेंगे, प्लांट इंस्टॉल होगा। अब हमें बेनिफिट कौन दे रहा है, बिल्डिंग नहीं दे रही, जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्लांट या वो मशीन। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, तो बिल्डिंग हमें डायरेक्टली बेनिफिट नहीं दे रही, लेकिन इनडायरेक्टली प्लांट के इस्तेमाल के लिए बिल्डिंग जरूरी है। ऐसा कभी आपने सुना हुआ कि कुछ एसिड्स के लिए वहां एक खास टेम्परेचर मेंटेन रखना जरूरी होता है, अब उसके लिए डिफरेंट एसिड्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर आपने कूलिंग मेंटेन रखनी है, वहां एसी लगाना पड़ेगा। अब एसी प्लांट के लिए जरूरी है, प्रोडक्शन के लिए नहीं, तो वो डायरेक्टली बेनिफिट नहीं दे रहा, लेकिन किसी और एसिड के लिए वो बेनिफिट दे रहा है। तो यही बात वो लिखी हुई है, कहता नॉट डायरेक्टली इंक्रीज इन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कहता जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली हमें फायदा दे, वो इनडायरेक्टली फायदा भी दे सकता है। फिर आगे स्पेयर पार्ट्स की बात आ गई, ये बात भी सुन ले। वो स्पेयर पार्ट्स जो रेगुलरली चेंज होते रहें वो एसपीएल में जाते हैं। स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स ये इस्तेमाल होते हैं, कंज्यूमेबल्स ये वो चीजें हैं जो रेगुलर बेस के ऊपर चेंज होते रहते हैं, तो उनकी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड। लेकिन एक बात आपको पता होगा, अगर कोई मेजर पार्ट रिप्लेस कर दिया जाए ना, कोई मेजर पार्ट वो ऐड करते हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में ना एक, शायद आपको थोड़ा बहुत पता होगा, गाड़ी में ना एक फिल्टर होता है, वो तकरीबन जब भी लोग ट्यूनिंग करवाते हैं ना, वो फिल्टर चेंज करवाते हैं। तो वो जो फिल्टर का चेंज करना, वो दोबारा नया फिल्टर ऐड करना, क्या उसकी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं। लेकिन आप गाड़ी का इंजन ही चेंज कर दो, अब गाड़ी का इंजन एक मेजर पार्ट है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो जो रेगुलर बेस के ऊपर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, वो ऐड नहीं होते। अब आप जैसी बात है, समझो कि आप लोग किस लाइन में आगे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आपको चीजों का बड़ा अच्छी तरह पता होना चाहिए।
मैं एक बात कहने लगा, बड़ा ध्यान से सुनने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी खास लाइफ होती है। यानी कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं गाड़ी या कुछ ऐसे एसेट्स के कि वो 3 साल बाद चेंज करने होते हैं। अब एसेट की लाइफ है 50 साल, उसके अंदर वो कोई ऐसा पार्ट इस्तेमाल हो रहा है जो 3 साल बाद रिप्लेस होता है, तो उस पार्ट को 3 साल के लिए डेप्रिशिएट करोगे, क्योंकि उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर तो हो गई, तो उसको फिर कितने पे डिवाइड कर देंगे? 3 पे। लेकिन एक रेगुलर बेस पे डिवाइड हो रहा है, साल के अंदर 2 दफा 3 दफा 2 दफा 3 दफा या 1 दफा, तो उसको एक्सपेंस में लिखेंगे। तो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस इक्विपमेंट आर यूजुअली कैरीड एज अ इन्वेंटरी एंड रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस। आगे जैसे जैसे वो इस्तेमाल होते जाते हैं वैसे वैसे वो प्रॉफिट एंड, इसकी एग्जांपल भी आपने पढ़ी हुई है, मैंने आपको स्टेशनरी के मीटिंग में बताई थी। स्टेशनरी आप खरीदते हो, हमारा एक्सपेंस होता है, बट जो अनयूज्ड स्टेशनरी रह जाए वो हमारा एसेट होता है। और किस में लिखा जाता है? करंट एसेट में या नॉन करंट एसेट? करंट एसेट। कोई भी ऐसी चीज जो आपने नॉन करंट एसेट के लिए स्पेयर पार्ट्स या इस तरह की चीजें लेकर रख ली हैं, वो जैसे जैसे वो इस्तेमाल हो जाएंगी वैसे वैसे एक्सपेंस में। अगर आपके पास खरीदी हुई पड़ी हुई है तो करंट एसेट। क्या लिखा हुआ है? कहते हैं एसपीएल में लिखना है जैसे जैसे कंज्यूम हो। आगे, हाउएवर मेजर स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्वालिफाई एज अ, कोई मेजर पार्ट आपने रिप्लेस किया है ना, वो पीपी बन जाएगा। नॉर्मल स्पेयर पार्ट्स रिप्लेस करते हो वो एसपीएल में, और मेजर पार्ट रिप्लेस करते हो वो आपके 100 नंबर के एमसीक्यूज नहीं है, 10 से 14 नंबर 15 नंबर के एमसीक्यूज अभी भी हैं। तो वो चीजें ध्यान से पढ़नी है। आपको पता है हर बंदा जब पेपर देकर आता है ना, हर बंदा कहता है सर एमसीक्यूज 15 नंबर के हैं तो 12 तो पक्के हैं, और आई कैप रिमार्क्स देता है बाद में हर सवाल के, और वो क्या कहता है कि 10% बच्चे पास हो पाए हैं, मतलब 15 में से 7.5 नंबर कितने फीसद लोगों ने लिए हैं? 10% लोगों ने। कभी वो कहता है 15% लोगों ने। वजह हम अपनी तरफ से जो हमें लगता है ठीक करके आ जाते हैं, इसमें इंतहाई ध्यान से अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। आगे देखते हैं, व्हेन एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू यूज ड्यूरिंग मोर देन 1 पीरियड, कहता है जब भी कोई स्पेयर पार्ट जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो जाए वो क्या बन जाएगा? पीपी। उसकी पीपी की कॉस्ट में ऐड हो ना हो वो अलग से डेप्रिशिएट होना शुरू होगा। आगे, इफ द स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस कैन बी यूज्ड ओनली इन द कनेक्शन विद द आइटम ऑफ पीपी, दे आर अकाउंटेड फॉर एज अ, मतलब इसका क्या है? ऐसा इक्विपमेंट जो है ही सिर्फ उसके लिए बना, मतलब उसके लिए हमने खरीदा या बिल्कुल उसके लिए कंपल्सरी था, जो उसके लिए कंपल्सरी है वो ऐड हो रहा है। एक तो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना नॉर्मल यूजेज की बात नहीं कर रहा। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज से ना कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में जो सुई गैस है ये बहुत ज्यादा थी। हमें इतना भी नहीं पता था, हमने ये नहीं देखा कि अब खत्म भी हो जाएगी। इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने गाड़ियों में सिलेंडर रखवा लिए, इवन के बाइक्स के अंदर गैस के किट बनती थी तो उसके अंदर भी, यानी बाइक को भी ना पेट्रोल से निकाल के सुई गैस पे लेकर आए ताकि वो बहुत सस्ता पड़ता था। अब जो उन्होंने अपना कनेक्शन चेंज करवाया, अब ये परमानेंट है, सिलेंडर लिखवा लिया था। अब वो जो सिलेंडर लिखवाने की कॉस्ट थी वो गाड़ी की कॉस्ट में ऐड हो जाती, क्योंकि है तो ये एक स्पेयर पार्ट, लेकिन वो एक उसके साथ परमानेंटली कनेक्ट हो गया, तो वो भी क्या बन गया? पीपी। तो इसलिए कोई अगर पार्ट परमानेंटली उसका कनेक्ट हो जाए, उसका बन जाए, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? पीपी। लॉ जी प्रैक्टिकली वो कहता है जी कोई भी इमटेरियल चीज है वो हमने पीपी नहीं लिखना, इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ क्राइटेरिया, जैसे स्टेपलर, कैलकुलेटर, वो हमने एक एग्जांपल ली हुई है, इमटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर होता है, टेंजिबल भी होते हैं, सारी डेफिनेशन पूरी करते हैं, बट फिर भी हम उनको एक्सपेंस में लिखते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल स्टेशनरी ही है। स्टेशनरी में जैसे उसने लिखा है ना, स्टेपलर, कैलकुलेटर, यहां पर अगर मैं पेपर कटर, पंच मशीन, ये वो सारी चीजें हैं, या एक आयरन स्केल। अब आयरन स्केल का तो पता है ना, वो जो एक स्टील का हमें वो फुट मिलता है, अब उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर। और
वो है टेंजिबल भी है, जब तक कोई हमारा उठाकर ले जाए वो हमारे पास रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तो नॉन करंट एसेट है, हर चीज नॉन करंट एसेट की पूरी कर रहा है सिवाय एक के, वो है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पे आपकी लैंड है, ये जगह आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, करोड़ों में होगी, उसके ऊपर बिल्डिंग भी करोड़ों की होगी, उसके प्लांट भी करोड़ों के होंगे, उसमें हर एसेट कम से कम लाखों का होगा, और नीचे हम लिख दें 30 रुपए का स्केल या 50 रुपए का स्केल, वो बेचती नहीं लग रही नॉन करंट एसेट की। और अगर इन केस आपका बिल्डिंग को कुछ हो जाए, प्लांट चोरी हो जाए या बहुत ज्यादा है, तो उसके जरिए डिसीजन मेकिंग के इफेक्ट्स आते हैं। मतलब बंदे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मटेरियल अमाउंट थी, स्केल का कोई मटेरियल अमाउंट, तो क्योंकि अभी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ रहे, सिंपल इतना ही बता देता हूं कि मटेरियलिटी होता यह है कि ऐसी चीज जिससे जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, उनके डिसीजन को फर्क पड़े तो मटेरियल, ना फर्क पड़े तो इममटेरियल। मैं मिसाल के तौर पर आप ना शेयर खरीदना चाहते हैं किसी कंपनी के, आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस बंदे ने ना कुछ नॉन करंट एसेट गलत लिखे हुए हैं, मतलब एक प्लांट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इंप्रेशन डालने के लिए, तो आपका डिसीजन में फर्क पड़ सकता है कि इसने तो प्लांट ही गलत लिखा हुआ है। अगर किसी ने ये कहा ना कि इसने एक स्केल की वैल्यू गलत लिखी हुई है, आप यार क्या होता है स्केल की वैल्यू लिखने से, जब वो कहते हैं स्केल की वैल्यू से 30 रुपए लिखी नहीं, आपको यार इससे कुछ नहीं होता, इससे आपके डिसीजन पे कोई फर्क। हर वो चीज, हर वो ट्रांजैक्शन जिससे एक बंदे के डिसीजन में फर्क आ जाए उसको कहते हैं मटीरियल, और जिससे फर्क ना आए उसे कहते हैं इममटीरियल। तो कहते हैं कि जो कैलकुलेटर, स्टेपलर, स्केल, ऐसी चीजें, आपके सवाल पीआरसी के अंदर डस्टबिन का सवाल भी आता है कि डस्टबिन उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, वो टेंजिबल भी है, लेकिन फिर भी उसको लोग एक्सपेंस में लिख देते हैं, वजह मटीरियलिटी। 150-200 की डस्टबिन आ जाती, 500 की आ जाएगी, लेकिन जो एसेट है वो कितनी अमाउंट की है। तो सपोज दैट मैं एक मिसाल देता हूं कि कॉलेज में पता चलता है कि बाहर कोई जनरेटर चोरी करके ले गया, एक रोलर आ जाएगा, भी मार गया, एक खर्चा बहुत पड़ गया दोबारा। और कोई ऐसा कह दे कि जी बाहर एक डस्टबिन छोटी सी पड़ी थी, वो मुदस्सिर जाते हुए ले गया, तो कोई फर्क, क्योंकि वो ठीक है यार दूसरी डस्टबिन लाकर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, और वो कहता है कि जो चीज मटेरियल नहीं है ना उसको फिर पीपी रिकॉग्नाइज करना जरूरी, इवन दे मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपीई। क्लियर होगी बात? लो जी, अगला सारा हमारा अपना काम है मेजरमेंट। इनिशियली किसके ऊपर, फिर कॉस्ट क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन। फिर कॉस्ट के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है। अब आपने तो एक ही लाइन में लिखा है ना, आई के आपने इसको ना इस तरह से लिखा है कि पैराग्राफ फॉर्म में, कभी किधर कभी किधर, मैं बस उसमें से ना आपको हाईलाइट करवा देता हूं। सबसे पहले परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट रिबेट हैज बीन डिडक्टेड, फिर प्लस क्या कर रहा है या नॉन एडजस्टेबल, आगे वो सारी बातें, फिर आगे क्या कर रहा है प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ब्रिंगिंग द एसेट्स टू द लोकेशन एंड, जो जरूरी है। लोकेशन का मतलब साइट पे लाना, कंडीशन का मतलब काबिल इस्तेमाल करना, इंस्टॉल करना, साइट प्रिपरेशन, वो सारी बातें। आगे इसकी फिर वो अलग अलग बात लिखता है, कहता है इंप्लॉय कॉस्ट अराइजिंग, होगी बात, साइट प्रिपरेशन, इसमें कम बातें लिखी होगी, हमारी ज्यादा होगी, लेकिन जो कम होगी वो भी हम ऐड कर लेते हैं। फिर डिलीवरी चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन, असेंबली, टेस्टिंग कॉस्ट, यहां पर हमें निशान लगा दो टू डिटरमिन वेदर द एसेट फंक्शन प्रॉपर्ली और नॉट। ठीक होगी बात? इसके ऊपर निशान मैंने क्यों लगवाया है, याद है? ये दोनों में लिखा होगा, ये जब कॉस्ट इग्नोर करनी है उसमें भी लिखा होगा, वो हमने देखा भी था। फिर प्रोफेशनल चार्जेस लिख लिए थे, such as architecture या initial estimate cost of dismantling, मतलब removing the या restore the site, done। अब आगे देखें यहां पर for example when land require certain cost, ये उसने लिख दिया, these costs include the cost of land, title, legal fees, site preparation, grading, draining, survey cost,
ऑल कॉस्ट मे बी कंसीडर्ड एज अ, कहता है कोई आपने लैंड लिया है, वहां पर आप ड्रेन सिस्टम भी लगवाते हो, बाकी सारा काम करवाते हो उसको काबिल इस्तेमाल करने के लिए, तो जो कुछ करोगे वो सारा उसकी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। फिर वो कहता है कि हाँ ये चीज IAS 23 में जाकर हम पढ़ेंगे। बता मैं देता हूं, एक ऐसा आप बिल्डिंग बना रहे हो खुद, एक तो बनी बनाई ले लेना खुद, ये लफ्ज लिखा हुआ है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंग बना रहे हो और बिल्डिंग बनाने के लिए आपने लोन लिया है, बात समझ लगी? बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया, उस लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। एक तो लोन तो ऐड होगा ही होगा, उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, लेकिन वो किस तरह से ऐड होगा वो हमें जहां पर कहां पता चलेगा, IAS अभी सिर्फ इतना नहीं। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट अगर हम लोन लेकर बना रहे हैं, उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा इन अकॉर्डेंस विद IAS 20, वो हमें बताएगा कैसे करना है। फिर एग्जांपल कॉस्ट नॉट इंक्लूड, आज है जरा फिर वो बातें जो ऐड नहीं करनी। न्यू फैसिलिटी पता चल गया, मतलब कोई एडिशनल फैसिलिटी जो कि कंपल्सरी नहीं थी। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट या सेल प्रमोशन। फिर कंडक्टिंग बिजनेस एज अ न्यू लोकेशन या न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। न्यू लोकेशन का मतलब क्या है कि आपने पहले जिस जगह पर लगाया हुआ था वहां से रिमूव करके नई लोकेशन पे लेकर जा, या नया क्लास ऑफ कस्टमर को अगर आप कर रहे हो तो आपकी सेल एक्टिविटीज है, मतलब आप चाहते हो कि नया कस्टमर हमारे बने, उसके लिए जो भी आप एक्टिविटीज करोगे वो कौन सी एक्टिविटीज होगी, सेल एक्टिविटीज, उसमें एसेट की कॉस्ट का कसूर नहीं है। फिर एडमिन और जनरल ओवरहेड डन। ये एक सवाल उसमें दिया हुआ है, बस पढ़ लेते हैं, सिर्फ आपने मुझे ये बता देना है कि ये प्लस होना या माइनस होना। वैसे ही आप जो मैंने आपको असाइनमेंट शेयर की उसमें भी ये है जी। लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, डिलीवरी कॉस्ट, फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस साइट प्रिपरेशन, आर्किटेक्ट फी और एडमिन एक्सपेंस। इग्नोर, माइनस ना कर देना कहीं, एडमिन एक्सपेंस इग्नोर। ये बात समझ लगी? जो एसेट की वैल्यू है, आगे देखें, कहता है लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज ग्रांटेड द लाइसेंस टू ऑपरेट द प्लांट ऑन द कंडीशन AL विल डिसमेंटल द प्लांट, रिस्टोर द साइट। कहता है कि भाई साहब अगर जिस जगह आप लगा रहे हो ना प्लांट, लोकल गवर्नमेंट कहती है कि जब ये प्लांट खत्म करना ना, तो जैसे ये जमीन की हालत है ना, इसी हालत में छोड़ के जाना। ये जो अक्सर मोस्टली आपने देखा होगा कि किसी जगह पर ना कुछ जैसे एक पहले आता था लकी रानी सर्किस, अब तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लकी रानी सर्किस या कोई शो या फंक्शन एक जगह होता है, तो गवर्नमेंट या वो कहते हैं कि भाई साहब आप ये शो कर लो यहाँ, लेकिन अब जाओ ना तो या ये लो कि शॉपर इधर ही पड़े रहे, इनको उसी तरह उसी हालत में हमें देकर जाना जिस हालत में हम आपको दे रहे हैं। तो जिस जगह आपने एक बड़ा प्लांट इंस्टॉल किया, अब आप लोग जाओगे तो उसकी साइट को रिस्टोर करके जाओगे, उस साइट को उसी असल हालत में छोड़ के जाओगे, तो उसकी आज एस्टिमेटेड कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे और उसको क्या बोलते हैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो कहता है कि जनाब AL हैज एस्टिमेटेड 250 मिलियन इन द प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स फॉर द रिलेटेड प्रेजेंट वैल्यू, उसने खुद ही दे दिया प्रेजेंट वैल्यू है, तो हम ये भी एसेट की कॉस्ट में, तो इसमें ये चीज माइनस हो जाएगी, ये इग्नोर हो जाएगी, बाकी सारे तो एसेट की कॉस्ट निकल आएगी। गॉट इट? वैसे तो हमने सवाल आज करने हैं इसके एसेट की कॉस्ट की, तो इसका तरीकाकार भी यही है जो इसमें लिखा हो। यहां पर आप ये लिख सकते थे नाम, अगर सिर्फ सवाल इतना होता, और यहां पर लिख लेते थे कॉस्ट ऑफ प्लांट, और उसने कहा इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन में क्या होता है कि पहली दफा किस पे लिखना है, कॉस्ट पे लिखना है। अभी ये बात, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहां तक। ये आपको लगता है कि क्योंकि आप लोग माशाल्लाह अंग्रेजी पढ़ते हो, मैं इसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूं, और अगर आप समझ जाओ तो मेरी तो जिम्मेदारी है आपको समझाना। आपको ना सारा कुछ दिमाग और दिल दोनों को, इधर आंखें कान सब कुछ, फिर जाकर समझ लगती है, और फिर भी शायद ना 1% 2%। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे इस फील्ड के अंदर, आप कोशिश करते रहो
जरूर आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाओगे, आपको बहुत मजा आएगा। और आफ्टर 50 ईयर्स या 20 ईयर्स या 30 ईयर्स, हो सकता है 1 साल बाद, आप अपने आप पर हंसोगे कि अच्छा जो बात मैं ये समझता था ये एक्चुअली में कुछ और ही थी। और ऐसा होता है, कभी अभी भी हमें भी समझ लग रही है, कभी कभी ऐसी चीज होती है, ये एक रियलिटी है। तो कभी भी ये ना समझो कि जो आप लोग समझ रहे हो वही चीज है, आपको लगता है ठीक है, लेकिन हो सकता है वो ठीक ना हो। कहते हैं रिकग्निशन ऑफ द कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई सीज। सीज का मतलब क्या होता है? मतलब आप जो प्रॉपर्टी के अंदर हर चीज ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, ऐड करना बंद कर दो। जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, अपनी लोकेशन या कंडीशन में आ जाए, उसके बाद उस पे आने वाले खर्चे एसपीएल में लिखो, सिवाय कुछ खर्चों के। अब ये लिखा हुआ है कि आपने जो रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई, पता चला कि जो कैरिंग अमाउंट ऐड करते जाते हैं ना उसके अंदर, अब बंद कर दो। व्हेन द आइटम इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर कैपेबल फॉर ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द, मतलब जो जिस हालत में हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, अगर अब उस हालत में आ गया है तो फिर उसके ऊपर आने वाले खर्चे अब ऐड नहीं करने। देखो ना, हमने इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड की, डिलीवरी चार्जेस ऐड किए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड की, करी जा रहे हैं ऐड। अब वो उस हालत में आ गया है जिस हालत में हमने उसको इस्तेमाल करना है, तो कहते अब बस आगे। Therefore, costs incurred in using या redeploying an items are not included in the carrying amount of that item। कहते हैं उसके बाद अगर आप उसको यूज करने पे खर्चा आ रहा है या उसके अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट्स कर रहे हो, उस पे खर्चा आ रहा है, तो अब आपने ऐड नहीं करना। या इवन के रिलोकेट कर रहे हो फिर भी ऐड। फॉर एग्जांपल आगे, कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट, जैसे कॉस्ट इनकर्ड आइटम कैपेबल फॉर ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द बैटर has yet to brought into use in operated at less than full capacity। मैंने क्या बताया था कि अगर हम कम कैपेसिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें कोई लॉसेज आ रहे हैं, या हमें उसको फुल कैपेसिटी में लाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, तो वो एक्सपेंस किधर जाएंगे? एसपीएल में जाएंगे। वो अब क्योंकि अब वो एक दफा हम काबिल इस्तेमाल में कर तो लिया। अगली बात, इनिशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन। अब इंपॉर्टेंट चीजें आने लगी हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये एक ही दफा आपको बताई जाती है, याद हो जाता है। यहां पर मसला है बस, उधर तो ऐसे भी नहीं बताया जाता, सिर्फ एक दफा इधर मुंह करके बता देते हैं सीनियर, मुंह उनका दूसरी तरफ होता है। अगर याद क्यों रह जाती है पता है? बेइज्जती बहुत करते हैं। और एक साथ एक दफा आपने सवाल उनसे पूछ लिया ना, आपने वो आप चले गए कम कर लेगा, फिर आप भूल गए, दूसरी दफा पूछने चले जाओगे ना, वो सबको बुला लेंगे, क्योंकि टीम जाती है ऑडिट क्लाइंट के ऊपर, सबको बुला लेंगे इधर आओ जी, और आपको क्या लाओ जी पार्टी दो इनको। एक दफा पार्टी पड़ेगी, याद रखिए, उसके बाद कभी आप वो दिल में बोलेगा ना तो आवाज आएगी आपको। ये यहां पर है हम चीख रहे होते हैं और आपके दिल मुर्दा होते हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर सीनियर को हाफिज ही समझा जाता है, मतलब फुल टाइम बॉस। सीनियर की बहुत इज्जत है। पहले हम जूनियर होते हैं ना तो हमें लगता है कि ये जो कल्चर है ना गलत है, जब हम सीनियर बन जाते हैं हम कहते हैं कल्चर ही यही है। इसलिए याद रखें, किसी भी लड़कों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़की से शादी ना करना, उसकी वजह उनको ना ऑर्डर देने की आदत होती है, इसलिए वो एक मसला खराब ही होता है। मैं तो कहता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़की को शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा गलत है, कर लेनी चाहिए। मैं को लड़की हूं, लोहे को लोहा काटता है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। इनकम मे बी अर्नड यूजिंग द बिल्डिंग, ज्यादा गौर फरमाना, ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। ये एक ना एसेट के अंदर एसेट की बात हो रही है। यहां पर इनकम मे बी अर्न थ्रू यूजिंग अ बिल्डिंग साइट एज कार पार्क अनटिल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। बात समझ लगी? अब आपने एक जगह पर बिल्डिंग बनानी है, अब सपोज दैट जहां पर आपने बिल्डिंग बनानी है, साथ वाला प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, वहां पर किसी ने बिल्डिंग बनानी है,
आपने उसको ना पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर दिया फिलहाल, जब तक ये बिल्डिंग स्टार्ट नहीं होती। फिर क्या करेंगे? कहता है बिकॉज इंसिडेंटल ऑपरेशंस आर नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग एन आइटम द लोकेशन एंड कंडीशन। ये तो इंसिडेंटल है, ये तो बाय चांस है, ये तो प्लान में था ही नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल जहां पर हो तो हॉस्पिटल के साथ वाली अगर जगह खाली पड़ी है ना, तो वहां पर ना वो तब तक वो कार पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर देते हैं और एक बंदा खड़ा कर देते हैं, वो आपने वो पार्किंग के पैसे भी लेता रहता है। तो ये जो इंसिडेंटल इनकम आ रही है, ये इंसिडेंटल वहां पर आपने थोड़ा सा उसको सेट किया, तो ये तो इंसिडेंटल ऑपरेशन है, आपकी प्लानिंग में नहीं था। तो अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब सपोज दैट, एक बात मैं और कहता हूं, आपने प्लॉट खरीदा काफी बड़ा सा, अब वो बड़ा साफ सुथरा आपने किया, तो किसी ने आकर कह दिया कि मैंने यहां पर ना एक रात के लिए ना मैच करवाना है, तो हमें आप इसको ना रेंट पे दे दें एक रात के लिए, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, एक रात की बात है, तो क्या हमारे प्लान में था कि यहां मैच होगा, या कोई शादी का फंक्शन हो जाए, या कोई इस तरह से हम कार पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर लें? तो ऐसे कोई इंसिडेंटल काम हो जाए जो अंडर प्लानिंग नहीं था, तो वो किधर चला जाएगा? एसपीएल के, वो भी पीबी का हिस्सा नहीं। तो यही बात लिखी हुई है। वो कहता है कि आपने कोई बिल्डिंग की साइट पड़ी थी, खाली पड़ी थी, कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, तो आपने कार पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर लिया। कहता है ये क्या होगा? फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ द ऑपरेशन इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, द इनकम रिलेटेड एक्सपेंस ऑफ इंसिडेंटल ऑपरेशन आर रिकॉग्नाइज्ड इन द, उसके ऊपर आने वाला खर्चा या उससे होने वाली इनकम इधर चली जाएगी एसपीएल में। जब तक आप अपने एसेट्स को इस्तेमाल नहीं में ले आते, तब तक अगर कोई किसी किस्म का इंसिडेंटल इनकम एक्सपेंस हो जाए तो वो एसपीएल में जाएगा। सिमिलरली ये चीज आ गई, सेल प्रोसीड and related cost of sample produced while testing whether assets function properly recognized in the profit and loss। यही बात अगर मैं वापस जाऊं, जब मैंने यहां पर निशान लगवाया था आपको, ये चीज टेस्टिंग कॉस्ट टू डिटरमिन वेदर एसेट इज फंक्शन प्रॉपरली, बात समझ लगी? ये ऐड करना है। और आखिरी बात ये यहां पर लिखी हुई है, ये स्टैंडर्ड की बातें हैं तो इसलिए जरा ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। इसमें आपको सिमिलैरिटी लगेगी। द सेल प्रोसीड रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ सैंपल प्रोड्यूस व्हाइल टेस्टिंग द एसेट्स इज फंक्शन प्रॉपरली, बात तो वही है, लग तो वही रही है। कहते हैं इसको तो आप किस में रिकॉग्नाइज करोगे? इनिशियल टेस्टिंग कि एसेट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, एक जगह लिखा हुआ है ऐड कर दो, एक जगह लिखा हुआ है एसपीएल में लिख दो, तो फर्क मैंने कल बताया था, एक दफा दोबारा बता देता हूं, जरा ध्यान से सुन ले, समझ लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ना सही। देखें, इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट ऐड ही होती है, इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट ऐड ही होती है। अब प्रॉब्लम ये है, इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट के लिए हम जो सैंपल प्रोड्यूस करेंगे, इस सैंपल के लिए जो कॉस्ट आई और उसको सेल करके जो हमने पैसे कमाए, ये पैसे किधर जाएंगे? एसपीएल। अच्छा, एक और मैं बात, ये मैं अपने बिहाफ पर बता रहा हूं, अपने रिस्क के ऊपर, ये स्टैंडर्ड में किसी जगह बात मिली नहीं। इनिशियल टेस्टिंग की, सैंपल बनाए, लेकिन वो सैंपल ऐसे बने ही नहीं कि बिकने के काबिल हो, तो वो सारा फिर एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सैंपल बनाए इनिशियल टेस्टिंग के लिए, लेकिन वो बिकने के काबिल है ही नहीं, तो फिर मेरे ख्याल में उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। हाँ, अगर वो बन गए तो उसके ऊपर आने वाला खर्चा, उससे आने वाली सेल किधर जाएगी? देखकर वो सिर्फ उस यूनिट के ऊपर, यूनिट का मटेरियल, यूनिट की लेबर, यूनिट का ओवरहेड, लेकिन उसके लिए जो मशीन के ऊपर काम किया है ना आपने, हो सकता है मशीन के लिए कुछ स्पेशल ऑयल की जरूरत पड़ी हो, लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ी हो, या कोई वहां पर ऐसा स्पेशल सर्वेयर खड़ा है, स्पेशल बंदा, वो टेस्ट करवाने के ऊपर, उसकी कॉस्ट वो सारी ऐड होगी पीपीई के अंदर। तो जो इन्वेंट्री के ऊपर कॉस्ट आ रही है वो एसपीएल में जाएगी, जो मशीन के ऊपर कॉस्ट आ रही है इनिशियल टेस्टिंग के बाद वो चार। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट था। लो मेरे भाई, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉस्ट का। उसके लिए मैंने आपको तकरीबन 10-12 क्वेश्चंस शेयर किए।
आपको मिल भी गए होंगे सबको। तो उन क्वेश्चंस की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है बड़े ध्यान से। कल आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओगे, फिर मैं वो दोबारा आपसे हल करूं। मैं आगे जा रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास टाइम बहुत कम है, एक टाइम भी कम है, और इंशाल्लाह मैं ना ये आफ्टर ईद, कुर्बानी के बाद कुर्बानी, तो मैं आपकी क्लास डबल कर दूंगा, ठीक है। और हमारी एक ये क्लास होगी, फिर आपकी बी लॉ की क्लास के बाद फिर हम थोड़ा सा ब्रेक नमाज पढ़ के फिर दोबारा क्लास होगी, ताकि हम इतने एक ना ये सेशन जो होता है ना इसमें छुट्टियां बहुत ज्यादा है, अभी भी आनी है, एक ईद की छुट्टियां आनी है, मुहर्रम की छुट्टियां आनी है, उसके बाद एक हमारे एडमिशन जाने हैं तो वो एक हफ्ता इसी तरह का गुजर जाता है। तो ये सारी चीजें सिचुएशन को हैंडल करने का ना एक ही तरीका है, या तो फिर ये कि जैसे मैंने ये अभी आपको रीड करवाया ना करवाता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले वाली थी, उसकी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पूरी तो नहीं कर पाता इंसान कोई भी। तो मेरी कोशिश है कि जिस हद तक मैं समझता हूं कि आपको लेकर जाऊं, पेपर पास होना या ना होना, याद रखें वो आपकी किस्मत है, आप किन लोगों की दुआओं के साथ जाते हो और किन लोगों की बददुआओं के साथ जाते हो। जिसके साथ बददुआएं ज्यादा है वो बददुआएं जीत जाती हैं, जिसके साथ दुआएं ज्यादा है वो दुआएं जीत जाती हैं। तो इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि पहले तो अपनी अम्मी जान और अपने माँ बाप का दिल ना दुखाया करो किसी भी सूरत। मतलब मैं कहता हूं कि माँ बाप के सामने मट्टी हो जाओ, समझते हो मट्टी का, वो आपको जो मर्जी कहते रहे। तो हमारा कल्चर, हमारी विरासत क्या है, माँ बाप के सामने उफ तक ना कहना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। देखिए पैसा सारे कमाएंगे, जिंदगी गुजार लोगे सारे, कुछ अचीवमेंट्स होती हैं। आपके दिल में ये हो कि आप अपने अपने बच्चों को कह सको, या आपके दिल के अंदर एक बात हो, मैंने माँ बाप के सामने कभी भी उफ तक नहीं है, चाहे जो मर्जी मामला हो। आप कहोगे कि आप लोग शायद ये समझते हो कि कुछ मामला में हमारे पेरेंट्स ठीक नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं, जिस पोजीशन पे आप हो, आपकी एज तकरीबन कोई 20 साल होगी, आप इस आफ्टर 30 इयर्स आप 50 साल के हो जाएंगे, उस वक्त आपके बच्चे तकरीबन 20 साल के होंगे। तो आपका एक्सपीरियंस या 20 साल बंदे का एक्सपीरियंस ज्यादा है। अगर वो 20 साल वाला आपको बेवकूफ समझे, अंदर के अंदर आपको हंसी जरूर आएगी जो आज आप कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स को शायद ये समझते हैं कि शायद उन्हें इन बातों का पता या अंदाजा नहीं, ये तो वो उनकी हिम्मत को सलाम है कि वो हमारे सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो बेवकूफ है, उन्हें कुछ नहीं पता। बट ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उसकी वजह क्योंकि वो जिंदगी के आपसे 20 साल ज्यादा गुजार चुके हैं, बल्कि शादी के बाद 20 साल, तो शादी से पहले भी उन्होंने टाइम गुजारा है, तो उनमें बहुत एक्सपीरियंस है। इसका मुझे कैसे पता चला? मेरे बच्चे हैं, एक 4-5 साल का और एक 30 साल का, वो मुझे बेवकूफ बनाते हैं और मैं उनकी बेवकूफी एंजॉय करता हूं, और वो वाकई मुझे समझते हैं कि बाबा जान को नहीं पता। वो जब मैं मोबाइल लेता हूं ना उनसे, तो मैं उन्हें कहता हूं यार इधर लोग, मैं लगा कर देता हूं जो चीज चाहिए, कहते नहीं बाबा आपको नहीं पता हमें क्या चाहिए, हालांकि मुझे पता है कि उन्होंने क्या देखना है। फिर मैं उनको एंजॉय करता हूँ, वो फिर मुझसे मोबाइल छीनते हैं, फिर वो कहते हैं ये देखो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ये उसमें मुझे सारा समझाते हैं फिर, और मैं इस तरह से प्रिटेंड कर रहा हूं, वाकई मुझे नहीं पता था। तो तब मुझे शर्मिंदगी होती है कि ये तो कोई और ही बात थी, जो हमारे माँ बाप ने सारी जिंदगी बेवकूफों की तरह हमारे साथ ऐसे सोच सलूक किया कि भाई आप ज्यादा समझदार, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये याद रखें कि ये है। बाकी बददुआओं की ज्यादती भी हो जाती है कभी कभी, उसके लिए बस ख्याल रखा करो, शोखियां ना मारा करो। ये जो नजर है ना, इसका कॉन्सेप्ट भी है, शोखियां ना मारा करो जी मैंने ये कर दिया जलाने के लिए किसी को। कोशिश किया करो कि आपकी जो कामयाबी है वो किसी को जलाए ना, किसी को परेशान ना करे, खासतौर पे अपने कजन्स और बहन भाई। इसकी कोशिश किया करो कि जितना हो सके आजिज बन के रहो, तो ये एक बड़ी अच्छी लाइफ होती है। बाकी तो जिंदगी में चलते रहता है, काम नाकामी और कामयाबी ये जिंदगी का हिस्सा है। और मजे की बात है, पास होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फेल होके पास होने में जो मजा है ना, वो भी एक और ही है, सच बात है। कुछ लोगों को तो नहीं पता फेल होना क्या होता है, तो वो उस मजे से भी महरूम रहते हैं। याद रखिए हर चीज की एक अपनी मोटिवेशन है। अब आप देखिए कि इन केस जो पास होता गया सारा से यही पास हो गया, उसे पता ही क्या हुआ, फेल किसे कहते हैं। वो तो एमएस ये कर गया, उन्होंने बहुत अच्छा एंजॉय किया, मजे लिए,
लेकिन वो मजा नहीं ले सका। वो जो एक दफा मतलब फेल हो जाए ना और दोबारा पास होता है ना, तो इसका एक अपना ही टेस्ट है। लेकिन मैं ये उसके लिए मोटिवेट नहीं कर रहा कि एक दफा फेल हूं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो लोग फेल हो गए ना किसी वजह से, वो परेशान ना हो, कोशिश करें, हिम्मत करें। बस एक चीज मैं कहता हूं, ईमानदारी पढ़ो, ईमानदारी के साथ अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाओ। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अल्लाह पे छोड़ दो। एक मीर तक की मीर का शेर है, शायद किसी और का है, मुझे नाम नहीं याद रहते, लेकिन वो एक पंजाबी या किसी तरह का है। माली दा कम पानी लाना ते वो भर भर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना वो लावे या ना लावे। ये गजल है या जो भी है, इसका मतलब मैं बताता हूं। माली दा कम पानी लाना वो भर भर मशका पावे। मशक कहते होते थे एक पुराने जमाने में ना, पानी के लिए जैसे हम बाश यानी बकेट इस्तेमाल करते हैं, तो वहां एक ना चमड़े की होती थी भरी हुई, उसके अंदर पानी डालकर ना लोग सर्व करते थे। तो वो ना क्या करते थे, पानी उसके अंदर डालकर वो अपने फ्रूट्स को या प्लांट्स को या जो ट्रीज थे उनको देता था। वो माली जो एक बाग का माली होता है, उसके लिए वो जब बाग तैयार हो जाता है ना, उसके बाद उसके ऊपर फ्रूट लगते हैं, फल लगते हैं, तो वो कहते हैं कि माली ने एक ही काम करना है, वो अपना पानी लगाए। जब वो तैयार हो जाता है, उसके ऊपर फ्रूट लगने हैं या नहीं लगने, ये उसके इख्तियार में नहीं। तो हमारा काम है पानी लगाना, मतलब मेहनत करना। उसके बाद जो रिजल्ट्स है ना, अगर हम मेहनत करके फेल हो जाना, तो यकीन जाने इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। हाँ, वो जो कहे कि मैं मेहनत भी ना करूं और फेल हो जाऊं, तो इसके पीछे कोई बड़ी बड़ी हिकमत है, ये बेवकूफी है, इसको हिकमत नहीं कहते। तो इसलिए अपने फेलियर को कभी भी डीमोटिवेशन नहीं बल्कि मोटिवेशन का जरिया बनाओ। और अपने, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहले भी बताया हुआ था, मेरा बीएमएस का पहले पेपर होता था, तो पहली टर्म में फेल हो गया किसी भी वजह से, 2 दफा फेल हुआ, तीसरी टर्म में पास हुआ। लेकिन मुझे एक बात की खुशी हुई कि मुझे यह समझ लग रही कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को हैंडल कैसे करना है। उससे पहले पहली टर्म में पास हो जाता ना, तो शायद मुझे ना पता चलता। मैं हमेशा प्रेशर लेता था हर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का, नींद नहीं आती थी मुझे रात को। बी लॉ का पेपर होता था, मैं अकाउंटिंग छोड़ दी, इकोनॉमिक्स छोड़ दी, सिर्फ बी लॉ पढ़ता रहता था दिन रात, मुझे इतना प्रेशर होता था। पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन वो प्रेशर खत्म नहीं हुआ। प्रेशर खत्म हुआ जब फेल हुआ, तब पता चला कि इसको पढ़ना कैसे, टेक्निक्स का कैसे, टेक्निक्स मेरे पास आई। तो इसलिए फेल होना, अपनी उन शॉर्टकमिंग्स या उन अपनी लिमिटेशंस को पर गौर करो जो आप लोगों को कामयाब होने से रोक रही हैं। बस उनको एलिमिनेट करो अपनी लाइफ से, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी कामयाब हो और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो पहले 6 सवाल आप करोगे तो फिर मैं आगे जाऊंगा। मैं आगे जा रहा हूं बेसिक टर्म्स के ऊपर। आज थोड़ी सी बातें करते हैं बेसिक टर्म्स की, ताकि कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बेसिक टर्म, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट सीखा। उसके अंदर हमने एक चीज सीखी जिसे हम कहते हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या चीज हुई? कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन। लेकिन कॉस्ट कोई छोटी चीज नहीं है, वो सारे एलिमेंट प्लस करने हैं, इग्नोर करने हैं, ये सारी कॉस्ट है। इस कॉस्ट के बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब कि आपने एक चीज 4 लाख की खरीद ली। उसके बाद आपने कहा जी इसकी लाइफ क्या है। अब लाइफ के अंदर 2 बातें याद रखें, एक को बोलते हैं यूजफुल लाइफ। सपोज दैट मैं कहता हूं 8 साल। इसका मतलब पता है क्या होता है कि आपने इस एसेट को प्लान किया है 8 साल तक इस्तेमाल करने का। एक एसेट की होती है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ सपोज दैट 12 साल है। सपोज दैट, इसका मतलब होता है एसेट 12 साल तक फायदा दे सकता है। हमने कितना इस्तेमाल किया? 8 साल। फिर किसी और को बेच देंगे, वो 4 साल मजीद इस्तेमाल कर सकता है। इकोनॉमिक लाइफ जब तक एसेट फायदा दे सकता है। यूजफुल लाइफ जब तक हमने इस्तेमाल करना है। जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो एसेट को एक अच्छी कंडीशन में रहे तो इस्तेमाल करती है, जैसे उसकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज होने लगे वो सेल आउट कर देते हैं। फिर अगले हमारे जैसे इस्तेमाल करते हैं पुराने एसेट्स। जैसे सपोज दैट बाहर के मुल्कों में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर क्या होता है, जो भी एसेट खरीदा जाता है ना, उसकी एक लाइफ एस्टिमेट होती है। वो उतना इस्तेमाल करते हैं, फिर हमें बेच देते हैं, और फिर हम उसे तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो
इकोनॉमिक लाइफ को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ना, फिर तो चलता ही रहता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ऐसा होता है। इवन के बैंक्स के अंदर ना, आपको पता है गाड़ी की लाइफ 5 साल होती है। ऑफिशियली गाड़ी 5 साल इस्तेमाल करने के बाद वो कहते हैं जी आप इसको स्क्रैप कर दो, अब हमारी गारंटी खत्म, इसका कुछ हो जाए तो आपकी। तो बैंक वाले या जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जब अपने इंप्लॉयज को गाड़ियां देती है ना, तो हर 5 साल बाद नई गाड़ी देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपका कोई जानने वाला बैंक में है तो उनके साथ ऐसा होता है कि हर 5 साल बाद उनकी गाड़ी चेंज हो जाती है। वो उनकी कोई परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होती, वो गाड़ी की लाइफ ही खत्म हो जाती है। और हम तो लेते ही 5 साल इस्तेमाल होने के बाद है, बल्कि इससे भी ज्यादा हो जाए। मोबाइल की बात अगर हम करें तो मोबाइल की भी एक लाइफ होती है, मोस्टली 1 साल। इवन के अब जो उन्होंने, अगर आपने देखा होगा ना, कुछ मोबाइल शायद आपके इर्द गिर्द हो कि वो अब अपडेट ही नहीं होते होंगे। वो बोला क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कंपनी के लिहाज से वो अब है ही नहीं। वो तो अल्लाह हमें सलामत रखे, हम इस्तेमाल करते रहते हैं कि वो अब जब अपडेट होना बंद हो गया तो कंपनी के लिहाज से तो वो तकरीबन 5-6 साल पहले ही बंद हो गए थे। लेकिन फिर भी हमारी हिम्मत है कि हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और अपडेट ना भी हो तो जब तक हमें कोई जरूरत ना पड़े तो हम चलाए। तो इकोनॉमिक लाइफ बेसिकली क्या होती है? टोटल लाइफ ऑफ द एसेट, जब तक वो हमें बेनिफिट दे। यूजफुल लाइफ क्या होती है? कोई भी एंटिटी जितनी देर इस्तेमाल करेगी। गॉट इट? उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रेजिडुअल वैल्यू का। रेजिडुअल वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। रेजिडुअल वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। इसको सैल्वेज वैल्यू भी किसी जगह मैंने पढ़ा हुआ है। सैल्वेज वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू भी किसी जगह देखा। ये वो वैल्यू होती है कि आपने जितने, अच्छा मैं आपसे पहले पूछता हूं फिर बताता हूं। हमारा जो एसेट है ना, एक उसकी 8 साल बाद लाइव वैल्यू होगी, एक 12 साल बाद होगी। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या हुई? 8 साल बाद या 12 साल बाद? जितनी देर बाद हमने उसको बेच देना है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आज ही सोच के रख लेंगे कि भाई 8 साल बाद ये कितने का बिक सकता है। वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू कहलाता है। फिर कॉन्सेप्ट आता है, ये सारा आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, डेप्रिशिएबल अमाउंट का। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट का ना मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं किसी और एंगल से। फार्मूला तो आपको आता है ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू 50,000 लेट कर लो, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 4 लाख माइनस 50,000, 3,50,000। इसका कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। होता ही है कि हमारे पास एसेट का पर कितना खर्चा हुआ था? 4 लाख। हम 4 लाख एक्सपेंस में हमें लिखना चाहिए, क्योंकि खर्चा हुआ है। 4 लाख एक्सपेंस में लिखना चाहिए, लेकिन 4 लाख नहीं लिखेंगे। हम 3,50,000 खर्चा लिखेंगे, क्योंकि 50,000 तो है कि एक्सपेक्टेड टू रिकवर। फिर नेट खर्चा हमारा कितना हुआ? अब आपको कि सर हम तो एक्सपेंस में नहीं लिखते 350, हम तो इसको एसेट में लिखते हैं। इसको सिस्टमैटिकली एक्सपेंस में लिखा जाता है, इन बाय द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। लिखा एक्सपेंस में जाता है। ऐसा क्यों होता है? फौरन ही एक्सपेंस में क्यों नहीं लिखा जाता? इसके पीछे मैचिंग कॉन्सेप्ट है, और मैचिंग कॉन्सेप्ट हम कल डील करेंगे। ठीक है, कल हम मैचिंग, प्रूडेंस और एक्रूवल कॉन्सेप्ट का रिलेशन, प्लस हम इसके सवाल डिस्कस करेंगे जो आपको मैंने 12 सवाल दिए, शायद 10 या 12 है कॉस्ट फाइंड करने के, वो सारे करके आप, ठीक है, कल वो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन हमारा ये काम शुरू हो जाएगा।